हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज लेसन नंबर 5 में। पाप सीरीज आपका पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को लेते हैं, उसके अनुसार हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न पूछा गया है तो किस तरह से हमको तैयारी करना है। इसका सोल्यूशन पीडीएफ आपको 10 सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इसका प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का तो 10 सिलेक्शन रूट एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक क्या हो गया कि एसिड का मतलब अम्ल का विभिन्न सोर्स, मतलब बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ एसिड से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए चींटी के डंक में पूछे कोई भी काटने वाला जीव होता है ना, जिसमें आपको लहर देता है। चींटी हो गया, नेटल हो गया, हड्डा हो गया, जिसको बोलते हैं मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब कुछ भी काटे या लहर आपको देगा तो वहाँ पर क्या होता है मेथेनोइक अम्ल। चाहे तो मेथेनोइक अम्ल बोलिए और चाहे तो इसी को बोलिए फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलिए? फॉर्मिक अम्ल, है ना। तो चाहे नेटल का डंक बोले, मधुमक्खी का डंक बोले, चींटी का डंक बोले, इस सब के आपको डंक में क्या होता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए क्या है कि हमको इतना सा काम खाली नहीं चलेगा। अब करना क्या है कि जो भी एसिड का सोर्स होता है उसको एक बार क्या करना देख लेना। पर हम बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ होता है आपको टमाटर में क्या होता है आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और कई बार आप देखते होंगे कि कपड़ा उपड़ा पर जो जंग लग जाता है, क्या बोले कपड़ा पर जो जंग लग जाता है, कपड़ा के जंग को छुड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो लैक्टिक पाया जाता है दूध दही में, दूध दही। और ख़ास करके बोल सकते हैं जो खट्टा दूध दही होता है ना उसमें क्या होता है आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। या सिंपल दूध दही में क्या होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बताइए सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं नींबू या संतरा, क्या बोलते हैं नींबू या संतरा, नींबू की बात करते हैं नींबू की, या हम बात करते हैं संतरा की बात करते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपको बोल सकते हैं कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उस तरह से अगर बात करेगा एस्टिक अम्ल तो सिरका की बात एक सिरका की बात करते हैं सिरका, तो सिरका में क्या होता है तो आपको एस्टिक अम्ल क्या पाया जाता है आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए जानते हैं एस्टिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल में कन्फ्यूजन कीजिएगा तो इसको याद करने का तरीका है नीसा। क्या याद कीजिए नीसा, तो नींबू नी से नींबू और सा से संतरा, और इसमें क्या पाया जाता है साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। क्या बोले नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, जबकि सिरका में क्या बोले एस्टिक अम्ल। तो इसको एसी याद कीजिए एसी एस्टिक अम्ल किस में आपको सिरका में पाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं इमली की बात करते हैं, इमली की बात करते हैं तो इमली में क्या होता है आपको टॉर्टिक अम्ल क्या पाया जाता है टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है, आपको इमली में पाया जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है ईंट याद कीजिए ईंट, ई से इमली, ट से क्या हो गया आपको टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और बाकी तो लगभग हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि आपका सोना चांदी की शुद्धिकरण क्या बोलते हैं सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो किसका आपको नाइट्रिक अम्ल का, किसका आपको नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HNO3 क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में क्या होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो खाना पचाना होता है तो खाना के पचाने में किसका इस्तेमाल होता है तो खाना के पचाने में क्या होता है HCl। यह कौन सा अम्ल खाना को पचाने में मदद करता है तो हाइड्रोक्लोरिक, इसे HCl बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है क्लोरिक। इसके अलावा और पूछेगा कि सेव में क्या पूछेगा सेव में क्या पाया जाता है सेव में, तो सेव में क्या पाया जाता है आपको मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेव में क्या होता है आपको मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और पूछता है आपको जो पेय पदार्थ होता है जो कोको कोला सुनते हैं कोक वगैरह बोलते हैं, है ना, ये पेय पदार्थ हो गया, इसमें क्या पाया जाता है तो आपको इसमें पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या आपको कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और पूछेगा पेप्सी कोको कोला वगैरह में या पेय पदार्थ में कौन सा गैस पाया जाता है तो गैस पूछेगा ना तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बना लीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब लगभग हो गया। तो एक बार फिर से आते हैं मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चिट्टी, हड्डा, मधुमक्खी, नेटल के डंक पाया जाता है। टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, कपड़ा के जंग शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं। लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। और नींबू संतरा में क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है, इसको निशा बोले हैं ट्रिक।
सिरका में क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है, इसको ऐसे याद करना है। इमली में क्या होता है आपको, टॉर्टिक अम्ल होता है, ईंट याद करना है। और क्या बोले कि सेव में क्या होता है आपको, मैलिक अम्ल, सेव में क्या होता है मैलिक अम्ल होता है। पेय पदार्थ या कोक में क्या होता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। एक और यहाँ पूछा जानते हैं क्या, सोना चांदी उगलाने में, वो सोना चांदी का शुद्धिकरण था। यहाँ बोल सकते हैं कि सोना एवं प्लेटिनियम, सोना एवं प्लेटिनियम की बात करते हैं। तो सोना और प्लेटिनियम को गलाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो गलाने में इस्तेमाल किसका होता है, अम्लराज। क्या होता है आपको, अम्लराज का इस्तेमाल होता है, अम्लराज। अब देखिए यहाँ 2-3 उदाहरण, एक क्या होता है ना, एक अम्लराज होता है और एक होता है अम्लों का राजा। क्या होता है, अम्लों का राजा होता है। इसी को बोलते हैं रसायनों का राजा। क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा। और एक टर्म आपको याद करना है, आपको अमलगम। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, तीनों आपको पूछता है याद करना। अम्लराज का मतलब क्या होता है ना, ये सुनिएगा, आपको यहाँ पर बात करते हैं अगर कि HCl, क्या बोला आपको, HCl और HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बोल सकते हैं कि आपको नाइट्रिक अम्ल, दोनों को जब मिला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों को जब मिला दिया जाता है, किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, तो इसे बोलते हैं अम्लराज। और अम्लराज का इस्तेमाल किया जाता है किसको, आपको सोना और प्लेटिनियम वगैरह उगलाने में। कई बार सोनार के यहाँ छापा वगैरह पड़ता है ना, इलीगल तरह से सोना रख रहता है, तो इसी में क्या करता है, डाल देता है। तो अम्लराज क्या हो गया आपको, सोना प्लेटिनियम को गलाने में इस्तेमाल होता है। और क्या बोले, HCl और HNO3 का मिश्रण को बोलते हैं अम्लराज। अम्लों का राजा या रसायनों का राजा किसे बोलते हैं, तो H2SO4, इसको बोलते हैं हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, इसको H2SO4 बोलते हैं। इसको रसायनों का राजा या अम्लों का राजा कहा जाता है। जबकि अमलगम क्या होता है, देखिए पारा का कोई धातु के साथ, पारा का मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो अमलगम कहते हैं। पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो अम्लराज, अम्लों का राजा या रसायनों का राजा, अमलगम आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, H2SO की बात करते हैं। जो हमारा कार की बैटरी होता है या घर का जो हमारे यहाँ जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें क्या होता है आपको, यही होता है H2SO4 होता है। कई बार सुनते हैं ना कि किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, तो जो एसिड फेंकने की बात करते हैं, यही क्या होता है आपको, एसिड होता है, किसी के चेहरा पर वगैरह पर फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया क्वेश्चन। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पिछले वाला क्वेश्चन साइंस से लिए थे, ये आपको हिस्ट्री से लिया गया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो पहले समझिए गोलमेज सम्मेलन था क्या। देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ, समझिए सबसे पहले क्या है कि 1928 में हमारे यहाँ क्या आया था आपको, साइमन कमीशन आया था, ठीक है। ये आया था भारत में यह जांच करने के लिए कि भारतीयों का बहुत लंबे समय से डिमांड था कि स्वशासन दिया जाए, स्वशासन का अधिकार दिया जाए, या बहुत सारा संवैधानिक सुधार की बात भारतीय लोग कर रहे थे, अंग्रेज दे कि न दे उसके लिए लाया गया। ये फिर फाइनली क्या होता है 1930 में क्या होता है, अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है ना। अब जानते हैं क्या होता है, इसी रिपोर्ट के बोल सकते हैं ऊपर चर्चा करने के लिए, और साथ ही बोल सकते हैं कि भारत में संवैधानिक सुधार क्या बोले, एक तो क्या बोले साइमन कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर चर्चा, रिपोर्ट के ऊपर क्या करना है, चर्चा करना है। और साथ ही क्या है कि आपको भारत में संवैधानिक सुधार, भारत में बोल सकते हैं जो लंबे समय से भारतीयों का मांग चल रहा था, तो भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए क्या हुआ कि आपको लंदन में, लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। जो देश हमारे ऊपर शासन कर रहा था उसी में एक इंग्लैंड शहर है, ठीक ना। तो लंदन में क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि सभी पार्टी यहाँ पर आएगा, बैठेगा, और वहाँ पर क्या होगा आपको चर्चा, कुर्सी लगा रहेगा, सब बैठेगा, अपना अपना समस्या बताएगा, उसके ऊपर क्या होगा, चर्चा होगा। तब देखिए क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर हुआ, लंदन में हुआ। अब वो कहाँ, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। फिर पूछेगा कि उस समय वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का ब्रिटेन का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा कौन था, जॉर्ज पंचम। हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय कौन था आपको, जॉर्ज सिक्स था। ये अभी तक कौन है, जॉर्ज पंचम। जब भारत आज़ाद होगा तो क्या हो जाएगा, जॉर्ज आपको 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जॉर्ज पंचम का मृत्यु क्या होता है 1936 में आपका हो जाता है, ठीक ना। तो ये नहीं रहता है, आगे चलिए। तो जॉर्ज पंचम। यहाँ का प्रधानमंत्री बोलेगा कि यहाँ का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन था, तो कौन था आपको, रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ का प्रधानमंत्री था।
ठीक है। अब चलिए क्या होता है कि इंग्लैंड में क्या होता है, पूछे कितना गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो टोटल कितना हुआ 3। टोटल क्या बोले कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और क्या हो गया आपको तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए पहला जो हुआ 1931 में हुआ, दूसरा हुआ 1932 में हुआ और तीसरा हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया, पहला 30 से क्या से शुरू होता है, 30 से, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ पहला 1930 में शुरू हुआ गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में और फिर क्या 1932 में। 30 31 31 से 32 नहीं याद, 31 32 से नहीं याद करना है, 30 से शुरू करना है, 30 31 32, 30 से 31 32। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा क्या होगा 1932 में। अब ध्यान रखना है कि कांग्रेस सिर्फ क्या है इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, अब बाकी पहला में कांग्रेस भाग नहीं लिया और इसमें भी भाग आपको नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं जिसमें भाग लिए थे कौन, 2 व्यक्ति आपको याद रखना है जो हमारे एग्जाम में पूछता है। एक तो भीमराव अम्बेडकर जी थे, आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और एक थे तेज बहादुर सप्रू, ये भी क्या किए हैं आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, क्या किए हैं तीनों में भाग लिए। जब कांग्रेस के में भाग लिया केवल दूसरा में भाग लिया। अब सुनिएगा एक और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जब 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें भाग नहीं लिए, तीसरा में भाग नहीं लिए। कांग्रेस केवल किस में भाग लिया है, दूसरा में भाग लिया है। और कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि बने कौन गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे कांग्रेस से, मतलब बोल सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि बन गए थे। हुआ क्या था ना कि हमारे 1930 में क्या हुआ था कि आपको भारत में शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इसके बीच में बाद में क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 को क्या किया गया कि आपको महात्मा गांधी जी और क्या हुआ लॉर्ड इरविन के बीच क्या हो गया समझौता, लॉर्ड इरविन के बीच क्या हो गया समझौता हो गया। इस समझौता के जानते हैं आपको दिल्ली समझौता क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और एक और पॉइंट रहेगा, गांधी और इरविन जब यहाँ पर मिले थे तो इसको सरोजिनी नायडू ने कहा था कि 2 महात्माओं का मिलन है। सरोजिनी नायडू क्या बोली थी कि 2 महात्माओं का मिलन है, 2 महात्माओं का मिलन है, 2 महात्माओं का मिलन है। अब कहानी आगे बढ़ता है। तो देखिए पहला में तो क्या हुआ ना कि कांग्रेस को निमंत्रण दिया ही नहीं गया था, तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो था। अब यहाँ पर बोला गया गांधी में समझौता के तहत कि महात्मा गांधी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे और वह स्थगित करने के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे, तो वही गए। यहाँ पर क्या हुआ ना कुछ किस मामला पर पेच फंस गया, अल्पसंख्यक के मामला में पेच फंस गया। भीमराव अम्बेडकर का डिमांड था क्या कि दलितों के लिए भी क्या है सीट वगैरह क्या है व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है ना। ये मुद्दा पर क्या हो गया, सफल नहीं रहा। उसके बाद महात्मा गांधी वापस चले। अब लेकिन महात्मा गांधी जब गए थे ना तो इससे और कुछ क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी गए थे तो कौन जहाज़ से गए थे, पानी वाला जहाज़ से, तो उसका नाम था राजपूताना। क्या नाम था, राजपूताना नामक जहाज़ था, राजपूताना नामक जहाज़ था, पूताना। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी इंग्लैंड में गए थे तो कौन सा हॉल में ठहरे थे, तो कौन, किंग्सले नामक हॉल था। क्या नाम था, किंग्सले नामक क्या था, हॉल थे जहाँ पर ठहरे थे। और उसके बाद बोल सकते हैं कि आपका इस सफल आपको नहीं रहता है ना। जब वहाँ से आए थे तो बोले थे महात्मा गांधी कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैं नीचे नहीं होने दिया हूँ। ये कई बार के स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है, तो क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं ना। तो ये अब देखिए यहाँ पर बेसिकली अल्पसंख्यक और बोल सकते हैं पृथक निर्वाचक मंडल की मांग चल रहा था, है ना। और इसको लेकर के बोल सकते हैं कि पेच क्या हो गया, आपको फंस गया। महात्मा गांधी फिर क्या हो गया, आपको चले वापस, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो बताइएगा आपको कौन भाग लिए हैं, भीमराव अम्बेडकर आपको भाग लिए, ठीक ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, भारत के बनते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं, ठीक ना। इनको ध्यान रखिएगा, बाकी और बताएंगे बाद में। महात्मा गांधी के बारे में बाद में बताएंगे। मदन मोहन मालवीय के बारे में ध्यान रखिए कि हिंदू महासभा की स्थापना किए थे, हिंदू महासभा की स्थापना किए थे। अब प्लस क्या है कि आपका बोल सकते हैं कि आपको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इसको 1916 में इन्होंने स्थापित किया था। इसी को काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे कई सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, टॉपिक हो गया
कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोटोकॉल, अच्छा बोलिए ओजोन परत के बारे में तो हम बता दें, ओजोन परत के अगर देखेंगे संरक्षण के बारे में बताए थे आपको पिछले लेसन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कहाँ पड़ता है आपको, कनाडा में है। जबकि एक मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोले थे, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोले थे। ये क्या था आपको, आर्द्र भूमि, किससे संबंधित था आपको, आर्द्र भूमि से या वेटलैंड से क्या था संबंधित था। और क्या बोले कि रामसर कन्वेंशन का भी संबंध किससे था आपको, वही से था। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करते हैं कार्टेशियन प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो ये क्या है आपको जैव सुरक्षा या किससे आपको बायो सेफ्टी से इसका क्या है संबंध है। कार्टेशियन प्रोटोकॉल का संबंध क्या है, जैव सुरक्षा या बायो सेफ्टी से। ठीक है, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया, हम झारखंड वाली हैं, इसके अलावा CAPF असिस्टेंट काउंटर तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार दुर्गा में तभी तक नहीं पूछा गया। चलिए अब देखिए जानते हैं, यहाँ ऐसा करते हैं कि पर्यावरण संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले क्या हुआ सर, प्रथम बात करते हैं, देखिए कहानी क्या है कि 1972 में पहले क्या हुआ कि 5 जून को क्या हुआ कि पर्यावरण के ऊपर पहला सम्मेलन किया गया। क्या बोलिए, पर्यावरण के ऊपर पहला सम्मेलन कहाँ किया गया, 5 जून को किया गया। और कहाँ किया गया आपको, स्टॉकहोम, कहाँ, स्टॉकहोम में किया गया। ये कहाँ पड़ता है, स्वीडन में। इसी को बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है, कब किया गया, 5 जून 1972 को किया गया। अच्छा कई बार जानते हैं इसी को बोलते हैं सतत विकास पर पहला सम्मेलन। सतत विकास पर पहला सम्मेलन कहा जाता है। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन का आंसर अलग अलग होता है। सतत विकास पर पहला सम्मेलन एक तो इसको ही बोलते हैं, और एक और किसको बोलते हैं, तो 1992 में जो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, क्या बोले, रियो में जो सम्मेलन किया गया था ना, उसको ही बोलते हैं आपको क्या, उसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, और प्लस सतत विकास और पहला सम्मेलन भी कहा जाता है। थोड़ा देर में और समझाने वाले हैं। चलिए तो पर्यावरण सम्मेलन या पर्यावरण में पहला सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया, 5 जून 1972 किया गया। और निर्णय लिया गया कि 5 जून को हम मनाएंगे आपको पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या पर्यावरण दिवस हम 5 जून को प्रत्येक साल मनाएंगे। लेकिन 1972 में नहीं मनाया गया, यहाँ पर निर्णय लिया गया और पहला पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। यही क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में पूछा गया कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1973 में बनाया गया था। कई बुक में 72 भी देता है, 74 भी देता है, लेकिन जानते हैं एक यहीं पर एक संगठन बना था, उस संगठन का नाम क्या था, यूनेप। ये भी पूछा कि यूनेप का स्थापना कहाँ हुआ था। इसका यू देखिए जहाँ भी यूएन रहेगा ना उसका मतलब यूनाइटेड नेशन होता है। आई क्या मतलब होता है, इन्वायरमेंट, क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। और पी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम। इसी को हिंदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसका भी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। अब इसका जानते हैं कई एग्जाम में क्या है कि इसका मुख्यालय पूछा गया, हेडक्वार्टर, किसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय क्या है, नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में एक देश है केन्या। क्या, केन्या। पहले केन्या देश क्रिकेट खेलता था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, है ना। चलिए तो यहाँ हो गया। तो देखिए यूनेप के वेबसाइट पर ही दिया गया है कि 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इन्होंने कहा फिर मत रहिएगा, यही आप याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। फिर कहानी क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब सुनिए एक और चीज़ आपको बताए थे कि 1971 में, सुनिएगा क्या बोलते हैं कि 1971 में एक और हुआ था क्या, 1971 में एक और कहानी हुआ था, रामसर कन्वेंशन। क्या बोले आपको, रामसर कन्वेंशन किया गया था। ये किसके ऊपर, वेटलैंड को बचाने के लिए किया गया था, या आर्द्र भूमि को बचाने के लिए किया गया था। 1971 में ऐसे रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में। कहाँ पड़ता है आपको, ईरान में पड़ता है। ये 1971 में भले सम्मेलन हुआ, लेकिन फोर्स में कब, 1975 में ही फोर्स में आया। अब भारत कब ज्वाइन किया, 1982 में इसको ज्वाइन किया था। इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले के लेसन में चर्चा कर चुके हैं। ये हो गया। अब चलिए ये तो हो गया आपका कि वेटलैंड से 2 हो गया, सॉरी रामसर कन्वेंशन हो गया। एक और क्या होता है आपको, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। क्या होता है आपको, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। इस स्विट्जरलैंड में मॉन्ट्रियस जगह पड़ता है, ठीक ना, कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको बोल सकते हैं कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड और रामसर कन्वेंशन का संबंध वेटलैंड या आर्द्र भूमि से। अब आते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत से संबंधित क्या क्या है सम्मेलन। तो ओजोन परत को बचाने के लिए क्या, एक तो सम्मेलन आपका वियना, क्या है आपको, वियना कन्वेंशन है। हालांकि वियना कन्वेंशन के तहत बहुत सारा काम किया गया, लेकिन यहाँ पर हमको मेन याद करना है क्या, एक तो वियना कन्वेंशन हो गया, ये ज़्यादा सफल नहीं रहा। 1983 में किया गया, लेकिन सफल ज़्यादा नहीं रहा। तब फिर क्या किया गया, मॉन्ट्रियल, कहाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको किया गया 1987 में।
और क्या तारीख को 16 सितंबर को, इसलिए 16 सितंबर को मनाते हैं क्या, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। अब मोन्ट्रियोल कहाँ पड़ता है आपको, कनाडा में, कहाँ आपको, कनाडा में पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित दो आपको प्रोटोकॉल याद करना है, दो संधि, एक वियना कन्वेंशन, एक मोन्ट्रियोल प्रोटोकॉल आपको याद करना है। क्लियर है। अब जानते हैं, अब समझिए क्या है पृथ्वी सम्मेलन, क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्या बोले आपको, पृथ्वी सम्मेलन। ये आपको हुआ था 1992 में, कहाँ आपको, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन किया गया था, ठीक ना। तो इसको देखिए, या तो पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, अर्थ समिट, क्या बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर क्या था, देखिए क्या हो गया, हेलो, हाँ चलिए देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या हुआ कि पर्यावरण के बचाने के ऊपर संधि हो रहा था, यहाँ पर वेटलैंड को बचाने के लिए होता है, यहाँ ओजोन परत को बचाने के लिए होता है, यहाँ बोला गया सबको बचाने का प्रयास कीजिए, पृथ्वी को बचाने का, तो पृथ्वी सम्मेलन किया गया। अच्छा, कई बार जानते हैं इसी को बोलते हैं क्या, आपको सतत विकास पर पहला सम्मेलन, सतत विकास पर पहला सम्मेलन। अब देखिए कुछ देर पहले बोले थे क्या, देखिए क्वेश्चन जो है ना इसका दो आंसर देता है, एक तो बोलता है सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब किया गया, ठीक, तो होता है इसी को बोलते हैं 1972 वाला जो स्टॉकहोम सम्मेलन, इसी को बोलते हैं सतत विकास पहला सम्मेलन, लेकिन इसको ही बोलते हैं सतत विकास पर पहला सम्मेलन। ऑप्शन कौन सा इसका आंसर वेरी करेगा। हालांकि यही क्वेश्चन पूछेगा सतत विकास को पहला बार परिभाषित कहाँ किया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सतत विकास को पहला बार आपको परिभाषित पूछेगा, बोलेगा कि इसका डिफिनेशन कौन दिया था, डिफिनेशन, ठीक ना। तो एक कमीशन है, उसका नाम है ब्रूटलैंड कमीशन, क्या नाम है, ब्रूटलैंड कमीशन। तो ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत विकास और पहला बार परिभाषित किया था। कई बार डिफिनेशन पूछता है कि सतत विकास का डिफिनेशन क्या होता है, तो सतत विकास का डिफिनेशन होता है हमको इस तरह से विकास करना है कि हमारा प्रेजेंट जो नीड है ये तो पूरा होता रहे, लेकिन साथ ही क्या है कि जो फ्यूचर हमारा बाल बच्चे आएंगे उनका भी क्या है, नीड आपको पूरा होता रहे, उनके लिए बचा, मतलब पानी जैसे इस्तेमाल करें, पानी कैसे इस्तेमाल करना है कि हमारा तो आवश्यकता पूर्ति होता ही रहे, और आने वाला हमारा जो बाल बच्चा, पोता पोती, परपोता, छरपोता, मरपोता, लड़पोता जो भी आएगा ना, सबका भी क्या हो, आवश्यकता आपको पूर्ति होता रहे, उसी को बोलते हैं सतत विकास बोलते हैं। अब आगे, अब जानते हैं बिहार दुर्गा में से क्वेश्चन पूछा गया है, इस सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, 10 साल बाद, इसी को बोलते हैं रियो +10, क्योंकि 10 साल बाद हुआ था, रियो +10। ये आपको क्या, 2002 में कहाँ हुआ, ये आपको जोहान्सबर्ग, कहाँ हुआ आपको, जोहान्सबर्ग में हुआ। ये कहाँ पड़ता है आपको, साउथ अफ्रीका में, जहाँ कि AB डिविलियर्स के अपना नाम सुना होगा, 360 क्रिकेट खेलते हैं, तो साउथ अफ्रीका में जगह है। तो सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सतत। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कब हुआ था या कहाँ हुआ था। सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन की बात करते हैं। अब आते हैं, अब फिर क्या हुआ कि रियो प्लस आपको 20, ये कब होगा, 2000, मतलब 20 साल बाद, कब, 2012 में। ये वापस फिर से कहाँ हुआ, रियो में, कहाँ हुआ आपको, रियो कहाँ, वही ब्राज़ील में हुआ। इसको बोलते हैं क्या, सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन, क्या बोलते हैं, तीसरा सम्मेलन इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो ये तो आपको इस समझ में आ गया। इसके अलावा क्या है, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और याद करना। देखिए अब क्या हुआ कि एक हुआ कि आपको क्योटो प्रोटोकॉल, क्या आपको एक क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो ये कब हुआ है, ये आपका हुआ है 1997 में। अच्छा, क्योटो कहाँ पड़ता है जगह, जापान में, कहाँ पड़ता है, जापान में, ठीक ना। और यहाँ पर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, या बोल सकते हैं जलवायु, इसका बोल सकते कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से क्या होता है ना कि ग्रीन हाउस गैस है, सूर्य की रोशनी क्या करता है, खींचता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है, समुद्र का जलस्तर पिघलता है, जलस्तर पिघलने से क्या होता है, बाढ़ आता है, पानी बढ़ता, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है ना, बाढ़ आता है। इस सब से कारण क्या होता है, इसको रोकना जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन से समझते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन नहीं रहेगा तो फिर क्या करना है आपको, जलवायु परिवर्तन, क्या करना है, जलवायु परिवर्तन, या बनाना है क्या, क्लाइमेट चेंज बनना है। अब देखिए अगर आपको बोलेगा पेरिस एग्रीमेंट, क्या बोलेगा, पेरिस समझौता या पेरिस एग्रीमेंट बोलेगा, ठीक ना, पेरिस एग्रीमेंट बोलेगा, तो ये क्या है आपको जलवायु परिवर्तन से। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में, 2015 में ये हुआ था संधि, कहाँ आपको, फ्रांस में पड़ता है, कहाँ हुआ था, 2015 में हुआ था आपको संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल हो गया।
अब अगला समझना क्या है, नगोया प्रोटोकॉल। क्या करना है, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। अब देखिए नगोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको जेनेटिक जो रिसोर्स प्राप्त होता है, क्या जेनेटिक रिसोर्स होता है, इसका क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब कि जेनेटिक जो रिसोर्स प्राप्त होता है उसका फायदा क्या है, सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जैसे कोरोना का दवाई बना तो सबका उससे फायदा होना चाहिए, तो यही क्या है, जेनेटिक रिसोर्स का इक्विटेबल आपको डिस्ट्रीब्यूशन से है क्योटो प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर समझना ना है, एक और समझना है, एक समझना है बासेल कन्वेंशन, बासेल कन्वेंशन, एक समझना है बासेल नॉर्म। क्या समझना है, बासेल नॉर्म्स। देखिए बासेल कन्वेंशन से तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन बासेल नॉर्म से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बासेल कन्वेंशन का संबंध क्या है, खतरनाक अपशिष्ट के निपटान से, अपशिष्ट के निपटान से, इसी को बोलते हैं हजारडस वेस्ट के निपटान से क्या है, आपको संबंध क्या है, बासेल कन्वेंशन। लेकिन वही बोलेगा बासेल नॉर्म्स, नॉर्म बोलेगा तो इसका संबंध क्या है, आपको बैंकिंग से, क्या आपको बैंकिंग से, किससे, आपको बैंकिंग से है, बासेल नॉर्म का संबंध है। ठीक है, एक और क्या होता है, बून कन्वेंशन। क्या होता है, बून कन्वेंशन, बून कन्वेंशन होता है। ये तीनों को एक ही साथ याद करना है। तो बून कन्वेंशन का संबंध क्या, आप सुने होंगे कि पक्षी एक जगह, हमारा सुने होंगे भाई रूस के सेवेरिया से क्या आता है, हमारे यहाँ पक्षी आता है केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में, केवलादेव घाना पक्षी विहार नाम है, पार्क है राजस्थान में है, उस साइबेरियन किरण वहाँ से आता है। तो आने के दौरान क्या होता है कि मान के समझिए पक्षी आ रहा है, तो उस रूट में कोई मार दिया, कोई कूच कर दिया, तो उस रूट को बचाना जरूरी है, या पक्षी को सुरक्षा देना जरूरी है। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रवासी पक्षी। क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी स्पीसीज के क्या है, बचाव से क्या है, बून कन्वेंशन आपको संबंधित है। अब देखिए बिहार दरोगा में क्या पूछा गया, कुछ प्राकृतिक आपदा से, क्या पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा आता है तो उसको बचाने के लिए भी कुछ कन्वेंशन किया गया है। तो प्राकृतिक आपदा को बचाने के लिए जो कन्वेंशन किया गया है वो आपका दो गो है। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक है योकोहामा सम्मेलन, योकोहामा सम्मेलन किया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको बताएं कि क्योटो भी जापान में पड़ता है, योकोहामा भी कहाँ है, जापान में। ये कब 1994 में, डेट भी आपको याद करना, 1994 में किया गया था। और एक है सेंडाई फ्रेमवर्क। क्या हो गया, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क का भी संबंध क्या है, आपको बोल सकते हैं इसी से है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क आपको 2015 के आसपास आया था। नहीं, प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुखाड़ आ गया ना, तो उससे संबंधित है आपको प्राकृतिक आपदा। एक और आपको याद रखना है एचई टारगेट। क्या आपको एचई टारगेट संबंध क्या आपको, डाइवर्सिटी या जैव विविधता, क्या बोले आपको, जैव विविधता से क्या आपको संबंधित है। ठीक ना, ये नहीं होता है जीव जंतु बहुत सारा आपका रहता है, तो जीव जंतु को धरती पर रहना जरूरी है, जितना जीव जंतु रहेगा उतना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है। अब जाहिर सी बात वो बात है, कितना मान्य हुआ तो मथवा तो दर्द करने लगल बहुत है वो बुआ, लेकिन एक बार मथवा दर्द खत्म करते हैं। आइए कैसे, पहले आते हैं 1972 में क्या हुआ, 5 जून को पर्यावरण पर पहला सम्मेलन किया गया। इसी को स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं, कई बार इसको सतत विकास पर पहला सम्मेलन भी कह देते हैं। हालांकि सतत विकास पर पहला सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो हुआ तो उसको भी कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर निर्णय क्या लिया गया कि हम एक संगठन बनाएंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, कैरोबी में रखा गया। कैरोबी कहाँ पड़ता है, सॉरी नैरोबी में रखा गया। नैरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या में। केन्या कहाँ, अफ्रीका में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और साथ ही एक और निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर्यावरण दिवस मनाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पहला बार कब मनाया गया था, 1973 में मनाया गया था। फिर क्या 1971 में रामसर कन्वेंशन किया गया था, ईरान में रामसर जगह है। 1971 में कन्वेंशन हुआ, 75 में फोर्स में इंडिया इसको 1982 में ज्वाइन किया। और साथ ही एक मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है, दोनों का संबंध क्या है, रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध क्या है, वेटलैंड से। मॉन्ट्रियस जगह कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित 2 कन्वेंशन है, एक है वियना कन्वेंशन जो 1983 में हुआ था, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मेन है 1987 में 16 सितंबर को साइन हुआ था। तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल कहाँ जगह है, कनाडा में। फिर क्या बोले कि पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। इसी को कई बार सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन भी कह सकते हैं। ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्या है कि पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। फिर रियो प्लस 10 हुआ 2002 में जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। इसको सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कहा जाता है। और रियो प्लस 20 2012 में फिर से रियो में हुआ, इसको सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन कहा जाता है। सतत विकास क्या होता है, वैसा भी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कि हमारा वर्तमान आवश्यकता पूर्ति होता रहे और भविष्य की भी आवश्यकता पूर्ति होता रहे। ये डिफिनेशन इसका है, ब्रुटलैंड कमीशन ने इसको डिफिनेशन दिया है, ठीक ना। चलिए फिर क्या बोले, क्योटो प्रोटोकॉल, आपको जापान में क्योटो जगह है। 1997 में बाबू जलवायु परिवर्तन या कार्बन का उत्सर्जन संबंधित है। एक जलवायु परिवर्तन से क्या है, पेरिस समझौता है, और पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में है। नगोया प्रोटोकॉल क्या है, जेनेटिक रिसोर्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से है। वासल कन्वेंशन किससे है, खतरनाक अपशिष्ट से है। बासेल नॉर्म्स क्या हो गया, बैकिंग से। और बून कन्वेंशन क्या हो गया, प्रवासी पक्षी से हो गया। प्राकृतिक आपदा संबंधित दो आपका है, योकोहामा सम्मेलन 1994 में जापान में, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में, ठीक ना। अगला क्या बोले कि ऐच्छिक टारगेट सम्बन्ध क्या है आपको, जैव विविधता से, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आइए बबुआ आ गया, बोलिएगा बबुआ, माथा ना दर्द कर रहा है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स इत्यादि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जानते क्या है, एक है ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स। ये तीन तरह का बॉक्स होता है, ठीक ना। एक क्या है आपको WTA या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से क्या आपको संबंधित है। इनमें तीन तरह का सब्सिडी दिया जाता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसका संबंध किससे है, WTO से। अब समझिए कहानी क्या है, कहानी क्या, देखिए पहले समझिए कि 1939 से क्या हुआ, 1939 से 45 तक चला आपको कुछ वर्ल्ड वार 2 चला, है ना। अब इस दौरान क्या हुआ कि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था क्या हो गया, चरमरा गया। उसी दौरान क्या हुआ, 1944 में क्या हुआ, एक सम्मेलन किया गया। एक क्या हुआ आपको, सम्मेलन किया गया ब्रेटन वुड में, क्या आपको ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन किया गया, ठीक ना। और यहाँ से 2 संगठन बना, एक बना क्या आपको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक बना क्या आपको वर्ल्ड बैंक बना, है ना। दोनों का मुख्यालय रखा गया वाशिंगटन DC में। कहाँ रखा गया, वाशिंगटन DC में। थोड़ा सा वाशिंगटन DC में रखा गया। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में, USA, अमेरिका में इसको रखा गया, ठीक है। अब चूँकि दोनों एक ही जगह से आया, ब्रेटन वुड से, इसीलिए दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड का जुड़वा बहन या ट्विंस बोलते हैं। ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ब्रेटन वुड का जुड़वा बहन। लेकिन यहाँ पर जानते हैं क्या है कि व्यापार के ऊपर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि फाइनली क्या होता है कि 1947 में क्या होता है, एक संगठन बनाने के लिए क्या होता है, मीटिंग होता है, जिसका नाम होता है GATT। मतलब विश्व में व्यापार हो रहा है, तो हो सकता है ना कि व्यापार में लोग उचित फायदा उठाता होगा, इधर उधर करता होगा, व्यापार से सब देश को फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक गैट संगठन का स्थापना 1947 में किया गया। लेकिन एक्चुअली 1947 में बनता नहीं, फोर्स में कब आता है, 1 जनवरी 1948 को क्या आता है आपको, फोर्स में आता है, ठीक ना। 1 जनवरी 1948 को क्या आता है, गैट संगठन क्या आता है, फोर्स में आता है। लेकिन आपको गैट का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ऑन क्या होता है, टैरिफ एंड ट्रेड होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, फुल फॉर्म पूछेगा। ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये सिर्फ जानते हैं वस्तु को डील करता था, इसमें क्या सेवा शामिल नहीं है, सेवा शामिल इसमें नहीं था, ठीक ना। तो ये आपको लंबा समय तक रहा। बाद में क्या हुआ कि संगठन को और बेहतर बनाने के लिए क्या और क्या कह सकते हैं, इसके लिए कई दौर की लंबा बात चला, उसी को बोलते हैं उरुग्वे, क्या बोलते हैं, उरुग्वे दौर का बात चला। और साथ में क्या हुआ, आपको संधि हुआ मार्राकेश संधि, इसी को बोलते हैं मार्राकेश एग्रीमेंट हुआ। ये जानते हैं 1994 में क्या हुआ, आपको एग्रीमेंट हो गया, लेकिन यह फोर्स में कब आया, आपको 1995 में आया। और यहीं पर क्या हुआ कि गैट संगठन को, जो पहले जो सुनिए, जो गैट था ना, गैट संगठन को क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ऐसे यहाँ पर एक नया संगठन बना दिया गया, इसको बोल दिया क्या, WTO, ऐसे को बोल दिया कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा, तो क्या बोले कि 1947 में गेट बनने के लिए मीटिंग हुआ था, ये बना 1 जनवरी 1947 को। फिर क्या बोले उसका स्थान कौन लिया है, 1995 में, 1 जनवरी 1995 का स्थान कौन लिया, WTO ले लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले लिया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि WTO किसके जगह पर आया है, तो GATT गैट के जगह पर आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है कि वस्तु सर्विस सब डील करता है। तो वर्तमान में देखिए दुनिया में जितना भी व्यापार होता है ना, उसको कौन देखता है, रेगुलेट करता है, WTO क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब देखिए क्या पूछेगा, उरुग्वे दौर का बातचीत या मार्राकेश एग्रीमेंट का संबंध किससे है, WTO की स्थापना से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से है, ठीक है। 1995 में इसका स्थापना हो गया। अब इसका कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा, इसका पूछेगा हेडक्वार्टर या मुख्यालय, तो कहाँ है, जिनेवा कहाँ पड़ता है आपको, स्विट्जरलैंड, कहाँ आपको, स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैक्सिमम चीज़ का मुख्यालय कहाँ है, या तो वियना में होता है या जिनेवा में होता है मैक्सिमम चीज़ का, तो बना दीजिएगा, मैक्सिमम सही रह जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सब सही हो जाएगा, लेकिन जब नहीं आ रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया। अब अगला चीज़ समझना है कि WTO जानते हैं इसमें क्या है, कि इसमें मीटिंग लेने वाला एक बॉडी है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसी को बोलते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन। एक बार हम एग्ज़ाम दिए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सेशन काउंट का एग्ज़ाम था, कि WTO का निर्णय लेने वाला मतलब डिसीजन लेने वाला सबसे मेन बॉडी कौन होता है, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपको होता है। और इसका बोलेगा कि मीटिंग कितना साल पर होता है, इसका मीटिंग जो होता है आपको कितना होता है, 2 साल पर इसका क्या होता है, आपको मीटिंग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्या है कि WTO जो है ना, WTO संगठन, इसमें टोटल कितना वर्तमान मेंबर है, 164 को। अब देखिए इस संख्या क्या होता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है, तो आपको जब भी एग्जाम देने जाइए आप एक बार क्या कीजिए, अपडेट होकर के जाइएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, WTO का वर्तमान में कितना है सदस्य संख्या है, 164 हो गया। अब ध्यान रखिएगा 193 किसका मेंबर था, आपको यूनाइटेड नेशन का मेंबर था, और इसका कितना है, WTO का 164 है। ये भी ध्यान रखिएगा कि WTO क्या है, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी नहीं है। अगला चलना है कि 164वां मेंबर कौन है, ये भी पूछेगा। तो 164वां मेंबर कौन हो गया, तो 164वां जो आपका मेंबर है वो होता है अफगानिस्तान। कौन था, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान इसका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। एक और क्या है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट फेवर नेशन, क्या आपको मोस्ट फेवर नेशन का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो इसी से आपको जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए UPSC में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व ट्रेंच, क्या पूछा गया था, रिजर्व ट्रेंच शब्द का संबंध किससे है, रिजर्व ट्रेंच SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट और रिजर्व ट्रेंच दोनों का संबंध किससे, आपको IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो यहाँ भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोस्ट फेवर नेशन या ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है, तो WTO से है। तो क्या क्या बताते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स इत्यादि का संबंध किससे है, WTO से। तो यहाँ पर कहानी क्या था, कहानी है कि 1940 से 45 में क्या हुआ, वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ब्रेडन वुड में एक सम्मेलन किया गया। वहाँ पर 2 संगठन बना, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और बना विश्व बैंक बना, वर्ल्ड बैंक बना। ये दोनों को बोलते हैं ब्रेडन वुड का ट्विन्स बोलते हैं, या ब्रेडन वुड का जुड़वा बन बोलते हैं। दोनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में रखा गया। लेकिन व्यापार पे यहाँ पर कोई आपका बोल सकते हैं कि मीटिंग उतना विशेष तौर पर आपको नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ आपका हाँ, कि आपका 1947 में क्या किया गया, तो 1947 में क्या हुआ कि आपका एक संगठन बनाया गया, GATT। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है ना। और ये फोर्स में 1 जनवरी 1948 को आया। फिर बाद में क्या हुआ, रुग्वे दौर और मारेकस संधि के तहत एक नया संगठन बना 1995 में, उसका नाम रखा गया GATT, जिसका होता है GATT को समाप्त करके नया संगठन बना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसका निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, और इसमें 164 का मेंबर है। वर्तमान में इसका कहाँ पर आपका 164वां मेंबर कौन है, अफगानिस्तान है। फिर क्या बोले कि मोस्ट फेवर नेशन, और क्या बोले ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे, आपको WTO से है। फिर क्या बोले रिजर्व ट्रेंच और स्पेशल ड्राइंग राइट का संबंध किससे है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इतना आपको ध्यान रखना था। इसमें कुछ और संगठन है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। इसका होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। अब यहाँ UN सीट का मतलब क्या होता है, तो UN का मतलब तो यूनाइटेड नेशन हो गया, अस्सी से क्या हो गया, आपको बोल सकते हैं कन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। क्या बोले कि UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। इसका स्थापना बोल सकते हैं 1964 में किया गया था, लेकिन ज़्यादा आपको सफल नहीं रहा, ठीक ना। तब तो बोल सकते हैं कि बाद में WTO बनाने की आवश्यकता पड़ा। तो इतना आप याद रख सकते हैं। GATT के तो बारे में बताइए दिए हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपको पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, पॉलिटी से। देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र, क्या होता है, आपको अधिकार पत्र होता है।
तो बोलिए हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार की चर्चा आपको है। तो इसी को बोलते हैं, आपको बोल सकते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 में क्या है, क्या बोलते हैं, केंद्र एवं या संघ एवं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भाग 1 बोलते हैं, एक मिनट, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या आपको नागरिकता के बारे में चर्चा है। साथ ही इसका अनुच्छेद भी याद कर लीजिए। भाग 1 के क्या है, अनुच्छेद 1 से आपको बोल सकते हैं 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा है, ये क्या हो गया आपको 5 से अनुच्छेद 11 तक है चर्चा। फिर भाग 3 की बात करते हैं तो आपको मौलिक अधिकार बता दिए 12 से 35 तक है। और भाग 4 की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या आपको 36 से क्या आपको 51 तक है। यहाँ पर क्या आपको नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है, इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और भाग 4 की अगर हम क की बात करते हैं, इसी को ए बोलते हैं, शुरू में नहीं था, इसको बाद में जुड़ा गया था संविधान में, 42वां संविधान 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जुड़ा गया था कि इसको आपको मौलिक कर्तव्य को जुड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को आपको जुड़ा गया था। इसी को फंडामेंटल आपको ड्यूटी क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, ड्यूटी कहा जाता है। ठीक ना, ये लिया गया आपको यहाँ से सोवियत संघ के संविधान से आपको लिया गया था, सोवियत संघ के संविधान से आपको लिया गया था, है ना। इसको 51 के के में, सॉरी 51 के कहाँ, 51 के ए में डाला गया, 51 के ए में डाला गया आपको मौलिक कर्तव्य को। अब देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि चूंकि मौलिक अधिकार पूछा गया तो मौलिक अधिकार पर हम क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जानते क्या, समझिएगा यहाँ दोस्त, जानते हैं यहाँ पर 3 चीज़ को साथे पढ़ना होता है, 3 चीज़ क्या होता है, साथे पढ़ना होता है। एक क्या आपको मौलिक अधिकार, क्या बोले आपको मौलिक अधिकार, या ऐसा करते रुकिए थोड़ा सा, एक तरफ क्या लिखिए, हाँ अच्छा मौलिक अधिकार लिखते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। एक को बोलते हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। एक को बोलते हैं क्या, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। तो पहला तो क्या है कि क्या यह मूल संविधान में था, सब ये जितना है, जब हमारा ओरिजिनल संविधान बन के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो क्या मौलिक अधिकार था, निर्देशक था, मौलिक कर्तव्य था, नहीं, मौलिक कर्तव्य आपको नहीं था। ठीक है, अच्छा, मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा गया आपको, 42वें संविधान 1976 के तहत जुड़ा गया है। ठीक है ना, और कौन देश के संविधान से, तो आपको बोल सकते हैं सोवियत संघ, क्या बोले आपको सोवियत संघ, या बोल सकते हैं वर्तमान में देश रूस है, सोवियत संघ टूट गया है, रूस हो गया। कौन कमेटी के सिफारिश पर, तो इसका नाम क्या है, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। शुरू में कितना मौलिक कर्तव्य था, 10 गो, वर्तमान में कितना, 11 गो। शुरू में मौलिक कर्तव्य कितना, 10 गो, वर्तमान में 11 गो। उस समय किसका सरकार था, इंदिरा गांधी का, किसका, इंदिरा गांधी का आपको सरकार था, इंदिरा गांधी का आपको सरकार था। ठीक है, अब चलिए इसमें से एक याद रखना है कि हमारे 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, एक 11वां मौलिक कर्तव्य को, अच्छा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है उसको समझाते हैं। पहले समझिए इसको कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया। इसी में फिर ए बी सी डी करके और डाला जाएगा 11 को, तो 51 के ए में डाला गया है। इसके लिए भाग क्या जोड़ा गया था संविधान में, तो भाग जोड़ा गया था 4 के ए, 4 के ए, इसी को हिंदी में क्या बोल देंगे। और टोटली मौलिक कर्तव्य कितना बताओ, 11 का, तो पूछे 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तो इसमें क्या है, आपको शिक्षा, क्या बोले आपको शिक्षा देना, बच्चों को जो 6 साल से 14 साल के बच्चा है उसको शिक्षा देना क्या है, गार्जियन के लिए क्या कर्तव्य है। ठीक ना, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या इसको जोड़ा गया था, और इसको 51 के ए के में रखा गया है। ABCD 11 लेटर के, तो 51 के ए के में इसको डाला गया है। अब आते हैं मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार मूल संविधान में था, देख सकते हो मूल संविधान में था। मौलिक अधिकार क्या है, बोलेगा किस देश से लिया गया, किस देश से पूछेगा, तो कहाँ से, अमेरिका से। अमेरिका बोलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलेगा, सबका मतलब एक ही है। और नीति निर्देशक तत्व को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से आपको लिया गया था। अब बोलेगा कि आपको कहाँ रखा गया है, तो भाग 3 में, भाग 3 में। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, भाग 3 में। और इसको भाग आपको 4 में, इसको भाग 4 में रखा गया था, और इसको भाग 4 के ए में बाद में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को।
अगला क्या बोले कि मौलिक अधिकार की संख्या जो है, ये पूछेगा संख्या, शुरू में कितना था 7 था, वर्तमान में कितना है 6 है। शुरू में कितना था 7 था, वर्तमान में कितना है 6 है। इसमें से हुआ क्या है कि संविधान में किया गया है 44वें नंबर के संशोधन 1978 में। देखिए यहाँ पर क्या था कि इंदिरा गांधी की सरकार था और कांग्रेस पार्टी क्या था सरकार था, कांग्रेस पार्टी की सरकार था। लेकिन यहाँ पर क्या 44वें संविधान 1978 में किया गया, यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार था, जनता पार्टी का। और क्या बोले कि मोरारजी देसाई क्या थे, आपको प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो संपत्ति का अधिकार, क्या बोले आपको, जो संपत्ति का अधिकार होता है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार होता है, इसको यहाँ से क्या किया, हटा दिया, ठीक है ना। और इसको यहाँ से हटा कर कहाँ रखा गया, भाग आपको 12 में रखा गया। और अनुच्छेद कहाँ, अनुच्छेद आपको 300 के ए में। और यह संपत्ति के अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार आपको नहीं है, ये क्या हो गया, आपको बोल सकते हैं एक हो गया लीगल राइट, क्या हो गया आपको, लीगल राइट हो गया। इसी को बोलते हैं विधिक अधिकार, क्या बोलते हैं, विधिक अधिकार कहा जाता है। देखिए मौलिक अधिकार, इसमें अंदर क्या, देखिए मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा ना तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं न्यायालय सीधे, या आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या तो आप हाई कोर्ट, दोनों जगह कहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देख रहे हैं नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए जानते हैं आप न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब समझिए मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार को के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रकृति कैसा है, तो इसका प्रकृति है न्यायोचित। क्या हो गया, न्यायोचित मतलब होता है कि इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकता है अगर कोई हनन होता है तो। लेकिन यहाँ नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये ऐसा सेट है जिसमें क्या है ना, इसमें बढ़िया चीज़ लिखल है कि जैसे देश के पास संसाधन होता रहेगा उसको बाद क्या सरकार उसको देने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय पर नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब इसका प्रकृति कैसा हो गया, तो इसका प्रकृति क्या हो गया, गैर न्यायोचित हो गया। इसको लागू न्यायालय द्वारा नहीं करवाया जा सकता। हाँ, हालांकि जो भी सरकार रहती है ना उसके पास संसाधन रहेगा तो इसको देने का आपको प्रयास करेगा, ठीक है। अच्छा, भाग 4 में था और 36 से क्या था, आपको 51 तक इसके बारे में चर्चा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ और इसमें बता दिया जाए, कितना ही छोड़ दिया जाए। चलिए ऐसा करते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में कम से कम इतना बताते हैं कि वर्तमान में कितना है, आपको 6 क्या है, आपको मौलिक अधिकार है। उसमें से याद रखना है क्या हो गया, देखिए एक है 14 से 18 तक एक तरह का मौलिक अधिकार, एक क्या 19 से 22 तक है, फिर क्या बोले 23 से 24 अनुच्छेद में है, फिर 25 से 28 तक है, और फिर क्या बोले आपको 29 30 हो गया, और फिर क्या बोले 32 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। हालांकि 33 34 35 में भी लोग हमारा काम करने उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। अनुच्छेद 14 से 18 बोलता है क्या, समानता का अधिकार, क्या बोलता है, समानता का अधिकार। मतलब इसमें जो आपको जो प्रावधान किया गया ना उसके तहत क्या होता है कि पूरे देश में क्या होता है, समानता आता है, क्या आता है, आपको समानता आता है ना। अनुच्छेद 19 से अगर 22 की बात करते हैं, ये बोलता है कि आपको स्वतंत्रता, क्या बोलता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। कई बार क्या अनुच्छेद देगा एक तरफ मिलाने के लिए दे देगा। ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या बोले आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध क्या हो गया, आपको अधिकार हो गया। और 25 से क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है, यहाँ पर भी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यहाँ बोलने वाले को स्वतंत्रता है, यहाँ पर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 30 क्या है, अल्पसंख्यक को मौलिक अधिकार है। और कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यक के लिए है, तो कौन हो गया आपका अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मिले अधिकार केवल अल्पसंख्यक के लिए। अब 32 क्या हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि अगर आपका मौलिक अधिकार को हनन होता है तो आपको न्यायालय जाने की छूट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की हम बात करते हैं, ठीक ना, संवैधानिक उपचारों की यहाँ पर अधिकार की बात करता है। तो देखिए अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भीमराव अम्बेडकर ने कहा है भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की बोलेगा संविधान की आत्मा। हालांकि देखिए संविधान की आत्मा जानते हैं, एक कहा जाता है प्रस्तावना को, क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को। जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है प्रियम्बल, जिसको बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को पढ़ते हैं ना वही, तो जो प्रियम्बल है प्रस्तावना, इसी को बोलते हैं भारत का संविधान की आत्मा बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32, फिर पूछेगा किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा। कौन कहा था आपको, भीमराव अम्बेडकर। कौन कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने ये बात आपको बोला था। लेकिन ऐसा संविधान की आत्मा नॉर्मल पूछेगा, संविधान की आत्मा कौन है, बस
प्रस्तावना हो गया। लेकिन किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं? तो 32 किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ छूट गया, देखिए मौलिक अधिकार से जानते हैं क्या होता है? आपको किस तरह का न्याय प्रदान होता है? तो मौलिक अधिकार से क्या होता है? आपको राजनीतिक न्याय। क्या मिलता है आपको? राजनीतिक न्याय। क्या मिलता है आपको? राजनीतिक न्याय प्रदान होता है। जबकि नीति निषेध तत्व की बात की, इससे आपको क्या मिलता है? इससे क्या होता है? आपको आर्थिक एवं सामाजिक न्याय। क्या बोलते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक न्याय। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय पूछेगा कि राजनीतिक न्याय किससे मिलता है? मौलिक अधिकार से। और आर्थिक और सामाजिक न्याय किससे मिलता है? नीति निर्देशक तत्व से आपको मिलता है ना। इतना याद रखिएगा। बाकी देखिए इस बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, तो एक कर करके अलग अलग लेसन में इसको बता देंगे, ठीक है ना, तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इतना आपको याद करना था। तो इसमें आंसर बस भाग 3 हो जाएगा बाबू। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। और बताइएगा लेसन आपको बोरिंग तो नहीं लगा? किस तरह का आपको लेसन लगा? और बीच में ऐसा कीजिए, एक आध वो क्वेश्चन बता दीजिए। पिछला लेसन में बहुत सारा बच्चा गलती आंसर दे दिए थे। आपको बताना है अमलगम क्या होता है? बताना क्या क्वेश्चन, क्या अमलगम क्या होता है? अमलगम, अमलगम क्या होता है? ये हमारा क्या हो गया? आपको क्वेश्चन हो गया, अमलगम क्या होता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।